नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी की एक विशेष क्लास में। और आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमारा टॉपिक है वीर गाथा काल। अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से हमें प्रॉपर हिंदी के विषय में पढ़ना है। हमने पीछे भी बताया कि जब हम हिंदी का अध्ययन शुरू करते हैं तो शुरुआत होती है वीर गाथा काल से, या इसी को आदिकाल कहते हैं। उसके बाद मध्यकालीन हिंदी का युग और उसके बाद आधुनिक हिंदी। ये प्राचीन वाली जितनी भी हिंदी है, आदिकाल की जो हिंदी है, उसे वीर गाथा काल के रूप में कहा जाता है। और हमें आज इसी टॉपिक पे पढ़ना है। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपको एक जरूरी सूचना भी दे दें कि प्रत्येक क्लास की, कल से मैंने ये शुरू कर दिया था, अब आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ ही मिल जाया करेगी और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी। व्हाट्सएप पे हमने जिज्ञासा के नाम से ही एक चैनल बना रखा है और उस चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहां से आप वहां जुड़ जाइए और जैसे ही क्लास खत्म हुआ करेगी हम प्रत्येक दिन की पीडीएफ उसमें डाल दिया करें। हालांकि वो पीडीएफ फॉर्मेट में उसमें जाती नहीं है, तो हम फोटो के फॉर्मेट में डाल देंगे। कुल मिलाकर आप जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो आप प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं। पीछे चित्र आप देख रहे हैं वीर गाथा काल, जो इसमें दिखाया गया है, वीरों को दिखाया गया है और एक मुनि उसकी गाथा लिख रहा है। तो ये वो समय था जब हम शुरुआत कर रहे थे हिंदी की, और हम एक एक चीज को यहाँ से पढ़ के, इतना वीर गाथा काल के बारे में इतना पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे बहुत आराम से। हिंदी साहित्य का इतिहास केवल साहित्यिक विकास का क्रम नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का दर्पण भी है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण आदिकाल कहा जाता है और जिसके तहत आने वाला सबसे प्रमुख साहित्यिक काल वीर गाथा काल कहलाता है। यह काल वीरता, शौर्य, पराक्रम, युद्ध, स्वाभिमान और बलिदान जैसे मूल्यों का केंद्र में रखता है और इस युग का साहित्य राजपूत शासकों की वीरता और युद्धों का काव्यात्मक रूप है। ये पहली पहली बार हिंदी में जो लिखा जाना शुरू हुआ वह से लिखा जाना शुरू। अब इस चीज को अगर हमें बहुत प्रॉपरली समझना है तो एक बात हमें निश्चित करनी पड़ेगी, और वो ये है कि उस दौर में स्थितियां क्या थी, उन स्थितियों को समझ लें। इस काल का जो समय निर्धारित किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, वो 1050 से 1400 के बीच का समय, 1350 का, 1375 का समय है। यह वह समय था जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हो गए, लेकिन इस समय राजपूत राजाओं का शासन था और वो शासन ऐसा था कि भारत पूरी तरह से उस समय एकीकरण नहीं हुआ था। आपको उस समय के राजवंशों को देखेंगे तो अलग अलग राजवंश शासन कर रहे थे, और जब अलग अलग तरह के राजवंश शासन कर रहे थे तो सारे के सारे राजपूत थे। तो इन राजपूतों के बीच में युद्ध भी होते रहते थे, आपस में ही इनकी लड़ाइयां होती रहती थी। अब लड़ाइयां होती रहती थी, लड़ाइयां दो तरीकों से होती थी। पहला तो कारण होता था कि किसी एक की नीति साम्राज्यवादी प्रकार की होती थी, वह अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, और जब बढ़ाना चाहता था तो युद्ध होते थे। कई बार इन राजपूतों की खासियत ये भी थी कि ये वे मतलब की लड़ाइयां भी करते थे, केवल अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाने के लिए दूसरे राज्य पे हमला कर देते थे। कई बार, जैसा कि इस समय के ग्रंथों में हमें मिलेगा, ज्यादातर लड़ाइयों में ये मिलेगा कि किसी राजा की सुंदर कन्या थी और दूसरे राजा ने उस पर हमला कर दिया, केवल इसीलिए कर दिया कि उसकी कन्या को हरण करके लाना था। इस बात को उस समय पराक्रम माना जाता था, शौर्य माना जाता था कि हम जबरदस्ती हमला करके उसकी बेटी को ब्याह करके लाए। तो राजपूत राजा आपस में लड़ाई करते रहते थे। इसके अलावा कुछ युद्ध बाहरी लोगों से भी होते थे। तो सीधी सी बात है, उस समय जो कुछ भी मेन था, जो कुछ भी मुख्य था, वो वीरता और शौर्य ही था। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें नहीं थी, वीरता और शौर्य ही था। अब यही वह दौर था जब राजा आश्रय देते थे अपने कवियों को। अब कवियों को जब आश्रय मिलता था तो वो कवि जो अपनी रचनाएं करते थे, उन रचनाओं में वीरता का पुट डालते थे
और वो वीरता कपूर दिखाने के लिए उनके सामने हीरो के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके राजाओं के अतिरिक्त कोई नहीं होता था। इससे ये होता था कि राजा भी बहुत प्रसन्न हो जाते थे और उनको अच्छा खासा दान दक्षिणा मिलती रहती थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आदिकाल की अवधारणा के बारे में हम देख लेते हैं। आदिकाल की अवधारणा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया। 4 भाग कौन कौन से? पहला भाग आदिकाल कहलाता है। दूसरा भाग जो मध्यकालीन भाग था उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक भक्ति काल के रूप में, दूसरा रीत काल के रूप में। यह वह काल था जिस समय के कवि ज्यादातर रचनाएं करते थे भक्ति से जुड़ी हुई, भक्ति की रचनाएं हुई। रीतिकाल यह वह समय था जब श्रृंगार की रचनाएं बहुत ज्यादा हुई, और आदिकाल वह समय था जब वीर रस से जुड़ी हुई रचनाएं ज्यादा हुई। इस बात को हम समझ लें। हिंदी साहित्य का प्रारंभ रसों के आधार पर अगर आप पाते हैं तो आप पाते हैं शुरुआत वीर रस से हो रही है। इस काल में वीर रस सबसे प्रमुख रस था, उसके साथ साथ थोड़ा सा श्रृंगार आपको मिल जाएगा, और कहीं कहीं कभी कभी किसी मृत्यु आदि का वर्णन है तो आपको करुण रस मिल जाएगा। इनके बाद जो आए उन्होंने सूफी परंपरा का लगभग प्रारंभ हो गया था, और जब सूफी परंपरा का प्रारंभ हो गया था तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव आगे आने वाले कवियों पे भी पड़ना था। तो उनकी जो रचनाएं आपको मिलेंगी वो भक्ति पे रचनाएं मिलेंगी। फिर वो भक्ति 2 तरह की भले हो, निर्गुण हो या सगुण हो। अब सगुण में भी 2 तरह की हो, कृष्ण के प्रति हो, कृष्णाश्रयी शाखा वाले लोग हो, या रामाश्रयी शाखा वाले लोग हो, राम के प्रति हो, वो अलग अलग आपको देखने को मिलता है। उसके बाद रीति का काल आता है और तब आता है आधुनिक काल। आदिकाल का ही एक प्रमुख भाग है जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं, और यहीं से साहित्यिक चेतना का प्रारंभ वीर काव्य से माना जाता है। यानी साहित्यिक चेतना का प्रारंभ हिंदी में यही आदिकाल है, और आदिकाल में भी जो काव्य लिखे गए उन काव्यों की विषय वस्तु वीरता थी। ठीक, ज्यादातर काव्यों की विषय वस्तु क्या थी? वीरता थी। हालांकि एकदम वैसा ही हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर काव्यों के साथ वही हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कालक्रम की। वीर गाथा काल का जो समय निर्धारण है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है 1050 से 1375 तक, और डॉक्टर नागेंद्र ने 1000 से 1400 ईस्वी तक। कुछ विद्वान इसे 12वीं शताब्दी से और 14वीं शताब्दी के बीच का भी मानते हैं, लेकिन सामान्य रूप से सबसे ज्यादा जिस बात को माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात को माना जाता है। हालांकि मैं ये बात पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि साहित्य के किसी कालक्रम को एग्जैक्ट डेट्स में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, धीरे धीरे होती हैं। लेकिन जहां से हम ये देखते हैं कि मत बदल रहे हैं, जहां से हम ये देखते हैं कि चीजें चेंज हो रही हैं, लोगों के जो सोचने विचारने की स्थिति है उसमें परिवर्तन आ रहा है। जैसे हम प्रारंभ में इस वाले काल में देखते हैं कि वीरता का वर्णन, वीरता का वर्णन, जिधर भी देखो वीरता का ही वर्णन किया जा रहा है। आगे परिवर्तन आता है, भक्ति आ जाती है, फिर श्रृंगार आ जाता है। आधुनिक में जब पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। तो अगर हम कालक्रम की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा बताया गया जो कार्यकाल है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीर गाथा काल के नामकरण की। वीर गाथा काल के अगर नामकरण की हम बात करेंगे तो इस पे बहुत सारे मतभेद हुए। लास्ट में कई नामों को सामने रखा गया, और कई नामों में से कुछ नाम जो है वो चलते चले आ रहे हैं। मुख्य मुख्य नाम जो 2-3 नाम है उन पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहला नाम आदिकाल, दूसरा नाम वीरगाथा काल, और तीसरा नाम चारण काल। दरअसल उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि राजाओं के दरबार में चारण रहा करते थे। चारण कुल मिला के एक तरह से पैतृक कवि हुआ करते थे जो राजाओं के दरबार में रहते थे, और वो ऐसी रचनाएं करते थे जिनसे राजा प्रसन्न रहता था। उनसे राजा उनकी रचनाओं को सुनकर के खुश हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था, और ये वही काल था। ज्यादातर जो रचनाएं आपको मिलती हैं इस काल में वो रचनाएं ऐसी ही मिलती हैं जो राजाओं के दरबारी कवियों द्वारा रचित हैं, उनके जो दरबार में रहने वाले कवि हैं उनके द्वारा रचित है। इस बात को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करते हैं, और वो हमें ये बताते हैं
कि जो रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं ये उन साहित्यकारों की प्राप्त हुई हैं जो राजाओं के दरबारों में रहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उस काल में केवल इन्हीं लोगों ने रचनाएं लिखी, अन्य लोगों ने भी रचनाएं लिखी होंगी, लेकिन उनकी रचनाएं चूंकि उन्हें राजाश्रय प्राप्त नहीं था तो उनकी रचनाएं शायद सुरक्षित नहीं रह पाई होंगी, वो रचनाएं धीरे धीरे खत्म हो गई होंगी। लेकिन जो चारणों ने लिखी थी, जो राज दरबार में रहने वाले कवियों ने लिखी थी और राजा की वीरता के बारे में लिखी थी, तो उनका ध्यान राजा की तरफ से रखा गया और जो राज की पुस्तकालय आदि हुआ करते थे ये पुस्तकें वहां पे सुरक्षित रहीं, और जब सुरक्षित रहीं तो वो आज तक हमें मिल पाती हैं। ये एक बड़ा कारण रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं। तो वहीं से हम इस पूरी प्रक्रिया को जरा समझने का प्रयास करते हैं। इसका श्रेय यानी वीर गाथा काल का जो नामकरण वीर गाथा काल के रूप में हुआ है, इसका श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। यानी वीर गाथा काल, इस काल को वीर गाथा काल किसके द्वारा कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। और ये आपका अच्छा वन लाइनर प्रश्न बनता है। इस काल के साहित्य में वीर रस की प्रधानता है, इसलिए इसको वीरगाथा काल कहा गया। और कुछ विद्वान इस काल को चारण काल भी कहते हैं और कुछ इसे राजरासई काव्य काल भी कहते हैं। कारण मैंने सारे बता दिए। इस दौर के जो भी कवि आपको मिलेंगे वो सारे कवि किसी न किसी राजा के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे। और दरबारी कवियों की खासियत यह है कि वो राजा के खिलाफ तो नहीं लिख सकता, जो भी लिखेगा राजा की तारीफ में लिखेगा, राजा की बड़ाई करते हुए लिखेगा, तो इसलिए इसे हम चारण काल भी कहते हैं। दूसरा, इस समय के कवियों ने जो वर्णन किया है वो वर्णन किया है वीरता का। वीरता का वर्णन किया है, वीरों की गाथाएं इस समय लिखी गई, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम दे दिया वीर गाथा काल। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि वीर गाथा काल इसका नामकरण कैसे हुआ। अब हम थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है? मुख्य 3-4 बातें जो हमने यहाँ लिख रखी हैं, इसी पे हम चर्चा भी कर लेते हैं। असल में उस समय हुआ क्या था, उस समय की स्थिति क्या थी, जरा हम उस पर बात कर लेते हैं। स्थिति ऐसी थी कि भारत में राजपूत शासकों का प्रभुत्व था। राजपूत शासक राज्य कर रहे थे और वो राजपूत शासक आपस में लड़ते रहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनी किताब में लिखते हैं कि उन राजपूतों की खासियत उस समय ये थी कि उन्हें समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए, स्थापित दिखाने के लिए युद्ध करते रहने थे। अब वो युद्ध हर समय युद्ध की परिस्थितियां बने ऐसा तो संभव नहीं था, तो जब युद्ध की परिस्थितियां बनती थी तब तो उस तरह से युद्ध करते थे। कभी कभी जानबूझ के युद्ध की परिस्थितियां बना लेते थे। अब जानबूझ के कैसे बनाते थे? उस समय राजपूत राजाओं में ये सम्मान की बात मानी जाती थी कि अगर कोई राजा किसी दूसरे राजा की सुंदर कन्या को देखकर जबरदस्ती उसको उठाकर लाता है, युद्ध लड़के उसको छीन के लाता है, तो ये गौरव की बात है, सम्मान की बात। इस काल के जो मुख्य मुख्य 2-3 ग्रंथ हैं जो आज भी आपको मिल जाते हैं और जिनकी किस्सा कहानियां आज भी आपकी जुबान पे है, वो 2 मुख्य ग्रंथ हैं। एक तो है पृथ्वीराज रासो और दूसरा है परमाल रासो, या फिर जिसे हम आलखंड बोलते हैं। आलखंड बहुत लौकिक है। पृथ्वीराज रासो की बहुत सारी कहानियां आपको नहीं पता होंगी, लेकिन आलखंड की ज्यादातर कहानियां आपको पता होंगी। जरा उनको आप इमेजिन करिए, उन लड़ाइयों के कारणों को इमेजिन करिए कि लड़ाइयां कब हुई। लड़ाइयां हुई हैं शादियों में, कभी गौने में लड़ाई, कभी शादी में लड़ाई, कभी हरण करने पे लड़ाई। आप 11वीं शताब्दी की सबसे बड़ी घटना पे फोकस करिए। तो सबसे बड़ी घटना है राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच का युद्ध। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच की अनबन क्यों हुई? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का हरण करके ले गए और यहीं से लड़ाई प्रारंभ हो गई। हम गौरी को खदेड़ने में कामयाब हो गए थे, पृथ्वीराज चौहान गौरी को खदेड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद घटना ये घट गई। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां आपको आलखंड में मिलती हैं, कभी लाखन के गौने में, कभी उदल के ब्याह में, कभी आल्हा के गौने में। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी। सारी लड़ाइयां गौने ब्याह में ही हुई हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं कि लड़ाइयां करते थे, जानबूझ के करते थे। यही इनके शौर्य प्रदर्शन का एक तरीका था कि लड़ाइयां करते रहते, युद्ध जीतते रहते, दूसरे राजा को दबाते रहते
और अपना राज्य विस्तार करते रहते, और राज्य विस्तार करने के साथ साथ अपनी गाथाएं बनाते रहते कि हमने उसको हराया, हमने उसको हराया। और यही सब गाथाएं इनके जो चारण थे, इनके दरबार में रहने वाले जो कवि थे, वो लिखते रहते थे। तो पहला पॉइंट है कि भारत में राजपूत शासकों का उस समय प्रभुत्व था और उनकी अपनी आपसी लड़ाइयां होती रहती थी। लड़ाइयां क्यों होती थी? कभी साम्राज्यवाद के कारण होती थी, मतलब अपना राज्य बढ़ाना होता था, और कभी केवल शादी आदि को लेकर ही ये लड़ाई कर लेते थे। ठीक। उसके बाद एक और कारण था, देशभक्ति और वीरता की भावना क्यों न बढ़ती। उसी समय तुर्क और अफगान हमारे देश पे आक्रमण कर रहे थे, तो ये राजा उनके साथ लड़ते थे। तो लोक में भी जो आम जनमानस था, उसके दिमाग में भी वही बात आ रही थी कि वीरता और उससे जुड़ी हुई कहानियां उसके दिमाग में भी चल रही थी, और निरंतर युद्ध और सत्ता संघर्ष चलता रहता था। इस कारण ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वीरता की कहानियों ने ज्यादा जन्म ले लिया, वीरता की कहानियां ज्यादा हुई। जरा हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति, यानी उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, इस बात को भी समझ लेना जरूरी। सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को आप ऐसे समझिए कि क्षत्रिय संस्कृति का वर्चस्व था। क्षत्रिय संस्कृति का सीधा सा मतलब तलवार की दम पर सत्ता को हासिल करना और तलवार की दम पर सत्ता को चलाना। यानी केंद्र में ना तो धन था, ना विद्वता थी, केंद्र में बाहुबल था। और जब केंद्र में बाहुबल रहेगा तो आसपास का एटमॉस्फेयर भी, आसपास का परिवेश भी वैसा ही हो जाएगा। जैसे आज के समय में आप इमेजिन करिए, आज के समय में आर्थिक बल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पैसा है तो ही आपको पहचान मिलेगी, तो ही आपको सम्मान मिलेगा। तो इस दौर में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट करना चाहता है। एक ऐसा दौर था जब विद्वता को सम्मान मिलता था, तो लोग विद्वान होना चाहते थे। तो ये वाला जो दौर था, ये ऐसा दौर था, इस दौर में सम्मान उसे ही ज्यादा मिलता था जिसमें बाहुबल ज्यादा होता था, जिसने लड़ाइयां बहुत लड़ी होती थी, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा होता था, उसको ज्यादा ताकत मिलती, तो सम्मान मिलता था। तो ये दौर ही ऐसा था। क्षत्रिय संस्कृति का वर्चस्व था, मतलब बाहुबल पे बहुत ज्यादा जोर था। और दूसरा है, युद्ध और सम्मान सर्वोपरि मूल्य थे। उस समय अर्थ सर्वोपरि मूल्य नहीं था, सर्वोपरि मूल्य था युद्ध और सम्मान। युद्ध लड़ो, सम्मान मिलेगा, तो इसलिए भी लड़ाइयां बहुत ज्यादा हुई। और फिर है, नारी का स्थान प्रेरणा स्रोत और त्याग की मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसको हम दो परिप्रेक्ष्यों में ले सकते हैं। प्रेरणा स्रोत मतलब सारी लड़ाइयां तो नारी के लिए ही लड़ी गई, तो लड़ाई करने की प्रेरणा कौन दे रहा है? नारी। क्योंकि लड़ाई क्यों हो रही है? कभी हो रही है लड़ाई शादी के लिए, कभी गौने के लिए, कभी उसका हरण करने के लिए, इसीलिए लड़ाइयां हो रही है। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में नारी ही थी, ये भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजाश्रय और काव्य, राजाओं की प्रशंसा और युद्धों का वर्णन। इस समय की सारी रचनाओं में आपको जो मिलेगा वो राजाओं की प्रशंसा मिलेगी और उनमें युद्धों का वर्णन मिलेगा, राजा का यशगान मिलेगा। इस समय के कवियों ने राजाओं के बारे में बड़े बढ़िया बढ़िया गीत लिखे हैं, उनके बारे में लिखा है, उनकी वीरता का प्रचार किया है और वीर आदर्शों की स्थापना की गई। यानी उस समय के आप ग्रंथों को देखो तो देखिए कितनी अजीब तरह की, आज के हिसाब से अजीब तरह की बात है। 12 बरस लो छत्री जीवे आगे जीवन को देखकर, अगर आप आलखंड पढ़ते हैं तो वहां एक लाइन मिलती है कि 12 बरस लो छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। मतलब 12 साल तक जिए छत्री, उसी में मार काट करके वीर योद्धा बन जाए, आगे जीने का क्या मतलब? मतलब अपने आप को पावर पे स्थापित करना है, सुपरमेसी पे जाना है, और वो सुपरमेसी बाहुबल के आधार पे होनी चाहिए, ऐसा उसमें दिखाया गया है। ठीक? अब अगली बात करते हैं कि इस दौर की भाषा कैसी थी। तो सीधी सी बात है, हम हिंदी के प्रारंभिक दौर में थे, तो वहां प्रारंभिक हिंदी थी, और उसके पीछे वाला काल अपभ्रंश का था। तो ये सिंथेसिस का दौर चल रहा था। यानी इस समय जो रचनाएं की गई, उन रचनाओं में प्रॉपरली ना तो हिंदी थी सही से और ना ही अपभ्रंश था। हिंदी का प्राचीन स्वरूप और अपभ्रंश दोनों चीजें मिक्स थी, इस तरह का। क्योंकि हम पीछे एक लंबी यात्रा करके आए थे
और उस यात्रा में 1500 से 2000 वर्षों की यात्रा ऐसी थी जिसमें प्रभावी तौर पे संस्कृत रही थी। तो निश्चित सी बात है, और हिंदी का उद्गम भी वहीं से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, तो हम संस्कृत के प्रभाव को भी खत्म नहीं कर पा रहे थे। तो इस समय की जो रचनाएं हैं उनमें संस्कृत का प्रभाव है। भाषा ओजपूर्ण है और सरल है, और अच्छी बात यह है कि इसमें स्थानीय बोलियों का ठीक ठाक समावेश किया गया है, यानी जो लोकल लैंग्वेज थी, जो स्थानीय बोलियां थी, उसका भी खूब प्रयोग किया गया है। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो विद्यापति याद को पढ़ेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से स्थानीय बोलियों को भी अच्छा वहां पे सम्मान दिया गया। अब अगली बात, काव्य का रूप क्या था, काव्य का स्वरूप कैसा था, इस बात को देख लें। रासो परंपरा, रासो परंपरा मतलब इस समय जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें रासो ग्रंथ कहा। और रासो ग्रंथ का मतलब ऐसे ग्रंथ जिनमें वीरता का वर्णन किया गया हो, ऐसे ग्रंथों को रासो ग्रंथ कहा जाता है। तो इस समय जो भी ग्रंथ लिखे गए वो कैसे थे, रासो परंपरा के ग्रंथ थे। वीर नायक की जीवनियां लिखी गई, जो कहानियां लिखी गई उनमें आप देखेंगे कि एक नायक है वो, और नायक ऐसा नहीं है जो बुद्धि से काम कर रहा है, नायक सदैव ऐसा दिखाया गया जो बाहुबल से काम कर रहा है, जिसकी तलवार बोलती है, जिसका गधा बोलता है, जिसका भाला बर्छी तीर कमान बोलते हैं, ऐसा नायक दिखाया गया है जो लड़ाई में बहुत आगे है। बाकी चीजों में आगे नहीं दिखाया गया, लड़ाई में आगे दिखाया गया। तो हीरोज भी बदलते रहे। इस दौर में हीरो का मतलब लड़ाका, जो लड़ ले, जो भिड़ ले, जो वीर हो, ऐसे को हीरो दिखाया गया है। युद्धों का बहुत ज्यादा वर्णन है और शौर्य और पराक्रम को दर्शाया गया है। ये इस समय के काव्य स्वरूप की खासियत हमें देखने को मिलती है इस काल में। अब महत्वपूर्ण बात, रस और अलंकार इस दौर में कैसे रहे। हम बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म बातें लेकर चल रहे हैं, अगर हम इस पे पूरी विस्तृत चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। फिर भी हमारा प्रयास ये है कि हम कोई भी टॉपिक ऐसा छोड़ेंगे नहीं जहां से कल आप ये कहें कि सर वहां से प्रश्न आया था फिर हम कर नहीं पाए। भले हमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन हम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि गलतियां होने की और छूटने की जो संभावना है वो न्यूनतम हो जाए। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि केवल यही परीक्षा नहीं, हिंदी की किसी भी परीक्षा में जितना समय मुझे लगेगा, और मैं जानबूझकर 1 घंटे का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं 30 से 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि बीच में मैं बहुत सारी बातें करूंगा, आपको हंसाने का प्रयास करूंगा। उससे बेहतर है वो 20 मिनट मैं ऐसे ही बचा दूँ, केवल 40 मिनट का ही वीडियो आपको टॉपिक्स पे बात करते हैं। अगली जो बात है वो है कि इस समय की रस व्यवस्था क्या थी। तो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि इस दौर में जो प्रधान रस था, जिसके ऊपर पूरी रचना टिकी होती थी, वो रस होता था वीर। इसी वीर रस के साथ चूंकि नायिकाओं आदि का भी वर्णन है तो थोड़ा बहुत श्रृंगार हमें देखने को मिल जाता है। और चूंकि जहां वीर रस है वहां मृत्यु होने की भी संभावना है, तो थोड़ा सा हमें करुण रस देखने को मिल जाता है। और श्रृंगार व करुण ऐसे रस हैं जिन्होंने सहायक रस की भूमिका निभाई इस दौर में, लेकिन जो प्रधान रस था इस दौर का वो वीर रस ही था। कुल मिला के 3 रस ही हमें ज्यादातर वहां मिलते हैं, वीर रस, श्रृंगार और करुण। करुण और श्रृंगार सहायक के रूप में, और वीर रस की प्रमुखता मिलती है। अलंकारों में बड़ी मात्रा में अतिशयोक्ति अलंकार की, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग मिलता है। जैसे आप जब आलखंड पढ़ते हैं या चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं, तो वहां पे पृथ्वीराज रासो के शब्द वेदी बाणों के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। ऐसे ही महोबे के बारे में आलखंड में बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया है कि ऐसो किला बनो बहुबे में बादर 1.5 हाथ रह जाए, वो ऐसो चिमटा है मोहबे में जामे 9 मन दारा माए। तो इस तरह के बहुत सारे व्याख्यान आपको इन ग्रंथों में मिलेंगे। खासियत यह है वीरता दिखाई जाएगी रस के आधार पे, वीर रस, थोड़ा सा श्रृंगार रस, थोड़ा सा करुण रस, और अलंकारों में अतिशयोक्ति अलंकार ठीक ठाक मात्रा में आपको देखने को मिलता है। ठीक, शैली देख लेते हैं। उस समय शैली कैसी रही। ओज गुण की प्रधानता थी, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बहुत था। वीरतापूर्ण अलंकार थे जिनमें वीरता दिखाई जाए। सीधे और प्रभावशाली कथन थे, डायरेक्टली बोला गया, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के इस दौर में नहीं बोला गया। अब हम बात कर लेते हैं रासो ग्रंथों की। अब हम लोग इस दौर के ग्रंथों पे आ जाते हैं, वहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, बस मैं ये बताता जाऊंगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस करना, ये कम इंपॉर्टेंट है, इस पे कम ध्यान देना, बस सुनते हुए निकल जाना, इतना बहुत है।
रासो ग्रंथों के बारे में अगर आपको बताऊं तो आपने 4 या 5 रासो ग्रंथों के नाम पढ़े होंगे। अभी तक जितने रासो ग्रंथों के बारे में जाना गया है, जितने रासो ग्रंथों के बारे में बात होती है, तो ऐसे हमें टोटल 12 रासो ग्रंथ मिलते हैं। देख लीजिए, ऐसे टोटल हमें 12 रासो ग्रंथ मिलते हैं। इन 12 रासो ग्रंथों में से कुछ प्रारंभिक 5 रासो ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम इनके रचनाकारों के बारे में जानते हैं कि किसने इनकी रचना की, और बाकी के जो रासो ग्रंथ हैं उनका तो हमें ये भी नहीं पता है कि इन्हें लिखा किसने। ठीक? तो यहां से मोटी बात ये समझ लो कि रासो ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है भाई। तो कुल संख्या है 12। बहुत प्रमाणिक अगर कहें तो केवल 4 है। केवल 4 हैं ऊपर वाले, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विसल देव रासो और खुमार रासो। हमीर रासो को भी मान लेते हैं, कभी कभी पांचवा भी हो जाता है। नायक शरण ने इसको लिखा था। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट है, और इन 4 में से भी ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 2 जन जन तक अपनी पहुंच रखते हैं। पृथ्वीराज रासो एक बृहद ग्रंथ है। आलखंड यानी जगनिकृत परमाल रासो वो भी एक बृहद ग्रंथ है। इन 2 की खासियत यह है कि इनकी कहानियां जन सामान्य में ऐसी भिदी हुई है, ऐसी घुली मिली है कि लगता ही नहीं कि ये कहीं लिखी हुई है। लग रहा है कि ये हमारी परंपरा में शामिल है और एक के बाद एक पीढ़ी इनको सीखते हुए, जानते हुए आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। तो मुख्य बात, कुल मिला के 12 रासो ग्रंथ है। इन 12 रासो ग्रंथों में थे 4 एकदम प्रमाणिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा हमीर रासो है, फिर जयचंद रासो है, अज्ञात पता नहीं किसने लिखा। परमार रासो है, अच्छा याद रखिएगा, ये परमाल रासो आलखंड है और ये परमार रासो है, ये अलग है। कीर्तिपाल रासो है, विजयपाल रासो है, अर्जुन देव रासो है, रड़मल रासो है और काचिक देव रासो है। ये अज्ञात लोगों द्वारा लिखे गए हैं। अब इनके बारे में 2 4 5 फैक्ट्स हैं, जरा उन फैक्ट्स को भी देख लो। फैक्ट्स क्या है, इनकी कुल संख्या 12 है, किंतु सबके लेखकों की सटीक जानकारी हमारे पास नहीं मिलती है। कलात्मकता की इनमें कमी है। जन सामान्य का एक बड़ी बुराई इन ग्रंथों की, इन ग्रंथों में जन सामान्य का उल्लेख ना के बराबर किया गया। यानी उस समय की अगर लौकिक व्यवस्था को हम इन ग्रंथों को पढ़कर समझने का प्रयास करें तो हम असफल रहेंगे। क्यों? क्योंकि समझ में तो तभी आएगा जब उस समय की लौकिक व्यवस्था के बारे में ठीक ठाक लेवल पे लिखा गया होगा। जब लिखा ही नहीं गया होगा तो आप समझ कैसे पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये एक बड़ी बुराई है। राजाश्रय आधारित ग्रंथ है, राजा का आश्रय था, राजा के सम्मान में और राजा की वीरता को प्रदर्शित करते हुए लिखे गए। ऐतिहासिक तथ्यों की अतिरंजना बहुत महत्वपूर्ण, इस दौर में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है। इन ग्रंथों के आधार पर अगर आप इतिहास पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि ये साहित्यिक ग्रंथ आपको सटीक ऐतिहासिक जानकारी देंगे, तो निश्चित तौर पर जब आप ठीक ठाक पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठेंगे तो आप हंसी के पात्र जरूर बनेंगे। जैसे पृथ्वीराज रासो की घटना को अगर सही से देखें, इस बात को अभी मैं पृथ्वीराज रासो के बारे में जब थोड़ा डीप बताऊंगा तो बताऊंगा। पृथ्वीराज रासो में ये कहा गया कि पृथ्वीराज को 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा मार दिया गया, या ये कहा गया कि चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज चौहान को तलवार मार दी, चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज चौहान को, यानी 1192 में दोनों की मृत्यु हो गई। अब ये तो बात हो गई ऐतिहासिक। अब इनके आधार पे अगर देखें तो ये घटना हो गई। उसके बाद ये भी कहा गया कि गोरी को भी चौहान ने मार दिया था, लेकिन अगर उसको मार दिया था तो फिर 94 में चंदावर यानी एटा का युद्ध लड़ने कौन आया? जयचंद के साथ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें समझनी पड़ेंगी। ये जो ग्रंथ है इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की अतिरंजना बहुत की गई है। इन्हें आप इतिहास नहीं कह सकते, हाँ उस दौर की सामान्य जानकारी आप यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर कल्पना और इतिहास दोनों चीजों का ठीक ठाक मिश्रण है। कल्पना भी है और कल्पना के साथ साथ इतिहास भी है। इतिहास कम, कल्पना ज्यादा। अगला देखिए, अब हम एक एक करके इन लेखकों के बारे में जान लेते हैं। चंद्रप्रदायी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जन्म इनका लाहौर में हुआ था। कहा यह जाता है कि चौहान और चंद्रप्रदायी
दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और बाद में जब इनकी मृत्यु हुई तो वो भी एक ही दिन हुई। पृथ्वीराज रासो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें कि 2500 पृष्ठ है, बड़ा ग्रंथ है। इसमें टोटल 69 सर्ग हैं और एक महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे कोई भी ग्रंथ जो बहुत बड़े हैं वो ज्यादातर कई लोगों के द्वारा सम्मिलित रूप से लिखे गए होते हैं। रासों में ही ये घटना मिलती है जहां पे चंद्रप्रदाई ये लिखते हैं कि अब मैं तो जा रहा हूं, इसके आगे की कहानी मेरे पुत्र जलहड़ लिखेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान की जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रप्रदाई ने तो लिखी ही, लेकिन उसके बाद का वर्णन इनका जो पुत्र था चंद्रप्रदाई का जलहड़, उसके द्वारा किया गया। ये बात भी याद रखेंगे। आलखंड के बारे में पता ही है आपको। कुछ लोगों के नाम और आ जाते हैं, उनको जरा देख लें। दो और रचनाकार इस दौर में हुए, एक का नाम था भट्ट केदार और दूसरे का नाम था मधुकर। मैंने दोनों को इकट्ठा इसलिए लिख दिया क्योंकि इन दोनों का जो आश्रयदाता था, इन दोनों का आश्रयदाता वो एक ही था। इन दोनों को आश्रय दे रखा था कन्नौज के राजा ने, और कन्नौज में उस समय गहड़वाल वंश के राजा शासन करते थे। उनका नाम हुआ करता था जयचंद्र। और एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य यहां से निकल के आएगा, ये दोनों लोग राजा जयचंद्र के दरबारी थे। भट्ट केदार ने एक रचना लिखी जिसका नाम था जयचंद्र प्रकाश, और मधुकर ने एक रचना लिखी उसका नाम था जय मयंक जस चंद्रिका। लेकिन दुख की बात यह है कि ये दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। इन दोनों ग्रंथों के बारे में दूसरी किताबों में जानकारी मिलती है कि इस तरह के भी कोई ग्रंथ हुआ करते, लेकिन अभी तक ऐसे कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। अब जयचंद के बारे में इतिहास में जो भी उल्टा सीधा कहा जाता है, उस बात को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जो चंद्रबरदाई ने लिखा उसमें जयचंद को तो हीरो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि वह पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था, तो उसमें उसको हीरो बनाया गया। ऐसा नहीं है कि जयचंद ने अपने यहाँ कवि नहीं रखे थे, जयचंद के यहाँ भी कवि थे, तो जयचंद के कवियों ने जो लिखा होगा उसमें जयचंद को हीरो बनाया गया होगा। लेकिन जयचंद के इतिहास के साथ दुर्भाग्य यह है कि जयचंद के कवियों ने जयचंद के बारे में जो अच्छा अच्छा दो किताबों में लिखा था, एक का नाम जयचंद्र प्रकाश और दूसरे का नाम जय मयंक जस चंद्रिका, ये दोनों किताबें उपलब्ध ही नहीं है। तो किसी के हीरोइज्म को प्रदर्शित करने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए। जयचंद का हीरोइज्म जहां दिखाया जाना था वहां तो किताबें ही गायब हो गई। दूसरी एक किताब जहां से जयचंद का वर्णन हमें मिलता है वह है आलखंड। अब आलखंड महोबा के दो वीर नायकों की कहानी है, उसमें वो दोनों हीरो हैं, आल्हा और उदल। उसमें जयचंद एक सपोर्टिव रोल में है। कभी कभी जयचंद को बुरा भी दिखाया गया है, कभी थोड़ा अच्छा भी दिखाया गया है, लेकिन हीरो तो नहीं बनाया गया। वहां पे हीरो आला और उदल है। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज हीरो रहेंगे, क्योंकि वो पृथ्वीराज के कवि ने लिखी थी, वो परमादित्य देव के कवि ने लिखी थी। तो जिसके कवि ने जो कुछ लिखा उसने अपने अपने राजाओं को हीरो बनाया। जयचंद को जिन्होंने हीरो बनाया होगा भट्ट केदार ने और मधुकर ने, इन दोनों की रचनाएं ही आज प्राप्त नहीं है। इसलिए भी जयचंद को खलनायक के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसे जहां अच्छा दिखाना था वो तो दिखा ही नहीं सके, क्योंकि उनके ग्रंथ ही मौजूद नहीं। एक और रचनाकार इस दौर में हुए, उनका नाम था श्रीधर, और इन्होंने एक रचना की उसका नाम है रणमल छंद काव्य। ठीक, अब इनके अतिरिक्त रासो ग्रंथों के अतिरिक्त इसी दौर में कुछ खास काम भी हुए, कुछ एक दो खास लोग भी हुए जिन्होंने हिंदी के स्वरूप को ही परिवर्तित करने का प्रयास किया। और उनमें एक बड़ा नाम आता है खुसरो का। खुसरो, जब दिल्ली में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई, मुस्लिमों का शासन आ गया, तो खुसरो उस दौर में दिल्ली के बादशाहों के दरबार में रहे, कई बादशाहों के दरबार में, खिलजी वंश में भी, तुगलक वंश में भी कई बादशाहों के दरबार में रहे। और उन्होंने हिंदी का जो उस समय का स्वरूप था उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया। दौर लगभग यही है, सिंथेसिस संक्रमण का काल है। उस संक्रमण के काल में खुसरो का नाम आता है, और खुसरो को पहेलियों और मुकरियों का बादशाह कहा जाता है। अब पहेली और मुकरी ये दो विधाएं हैं साहित्य लेखन की, खासकर कविता लेखन की। पहेली का मतलब हुआ कि एक कविता के माध्यम से कोई प्रश्न किया गया है और उस प्रश्न का जवाब चाहा गया है। पहलियां तो आप सुनते रहे होंगे,
मुकरी ऐसा होता है कि किसी चीज के बारे में पहले बताया गया, जब सामने वाले ने किसी चीज को ऐसे बताया गया कि सामने वाला गलत उत्तर दे दे, जब उसने गलत उत्तर दिया तो कहने वाला अपनी बात से मुकर गया और उसने कहा ये नहीं ये था। तो ये एक विधा होती है लिखने की जिसको मुकरी बोलते हैं। खुसरो जो थे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो संस्कृत अपभ्रंश परंपरा को फारसी से जोड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर खुसरो से है तो वो यही है कि खुसरो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत हिंदी अपभ्रंश वाली जो व्यवस्था थी उसको जोड़ दिया फारसी के साथ और एक नए प्रकार की भाषा को जन्म दिया जिसको बाद में हिंदवी, रेख्ता या देहलवी के नाम से जाना गया। आगे इसी पीडीएफ में आपको ये बात भी मिल जाएगी। दरअसल खुसरो ने जो भाषा उपयोग की वो किसी एक बोली का उपयोग नहीं किया, खुसरो ने बोलियों का पूरा मिक्सचर उपयोग किया। खुसरो ने खड़ी बोली का उपयोग किया, उसी खड़ी बोली में खुसरो ने ब्रज भाषा को मिला दिया, उसी में उसने अवधी को मिला दिया और इन सब के साथ उसने थोड़ी सी फारसी भी उसमें डाल दी, तो एक नई भाषा का डेवलपमेंट हुआ और उसका नाम बाद में पड़ा रेख्ता या फिर हिंदवी या फिर दहलवी। देखेंगे आगे। भाषा कैसी थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी और फारसी मिश्रित, इन सबको इसने मिला दिया। इन सबको जब मिला दिया तो इसे ही रेख्ता, हिंदवी या फिर दहलवी कहा गया। ये खासियत खुसरो की थी। खड़ी बोली का प्रयोग खुसरो ने ही पहली बार प्रॉपरली किया और वो गीत जो खुसरो ने लिखा खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए वह आज भी बहुत प्रसिद्ध है। छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाए के, ये अभी भी बहुत सुना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। इसकी रचनाएं हैं, उनको एक एक करके देख लें। पहली रचना है खजाइनुल फतूह, ये एक ऐतिहासिक कृति है और चूंकि खिलजी के दरबार में ये रहा तो खिलजी की विजयों के बारे में इसमें इसने लिखा है। एक और रचना है खमसा अर्थात पंचग्रंथी, इसमें 5 ग्रंथों को इकट्ठा करके काव्य ग्रंथों को इसने इसकी रचना की। तुगलक नामा है, इसमें इसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में लिखा है और सबसे महत्वपूर्ण रचना जो आपको खुसरो की मिलती है उस रचना का नाम है नूह सिपेयर और इसमें खुसरो के भारत प्रेम को दर्शाया गया है। खुसरो ने खुद इस किताब में लिखा है कि पूरी दुनिया में भारत से बेहतरीन कोई और जगह नहीं है, भारत बिल्कुल स्वर्ग तुल्य है, ये खुसरो ने इसी किताब में लिखा है। पहलियां और मुकरियां वो मैं पहले ही बता चुका हूं। मुकरी परंपरा की शुरुआत ही खुसरो ने की। और एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग कव्वाली सुनने के शौकीन हैं वो खुसरो को प्रणाम कर सकते हैं क्योंकि कव्वाली का प्रारंभ करता, कव्वाली को जन्म देने वाला व्यक्ति ही खुसरो था। खड़ी बोली की नींव इसी ने रखी। भारत में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका प्रवर्तक भी यही था और भक्ति काल की शुरुआत या भक्ति काल का जो पूर्वगामी है वो खुसरो को कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा समझ ले। पिछला काल जो हम देख रहे थे वीरगाथा काल, उसमें जो रचनाएं थी वो वीरता पे आधारित थी, वीर रस से आधारित थी। लेकिन यहाँ आते आते जब आप आगे जाएंगे तो भक्ति काल है, उन दोनों को जोड़ने वाला कौन था? खुसरो था। खुसरो ने अपनी रचनाओं में सूफी परंपरा का प्रारंभ कर दिया था। थोड़ा सा और बचा है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक और रचनाकार है, उनका नाम है विद्यापति। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, यानी इनकी जो बोली थी वो बिहारी भाषाओं में सम्मिलित मैथिली थी। मैथिली में इन्होंने लिखा। रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली का जयदेव भी कहा है विद्यापति को। एक महत्वपूर्ण बात, इन्हें आश्रयदाता ओनाइवर वंश के शासक तिरहुत के राजा थे जिनका नाम था शिव सिंह और इनकी रचनाओं में 3-4 रचनाएं प्रमुख हैं। एक का नाम है कीर्तिलता, दूसरी का नाम है कीर्ति पताका और तीसरी का नाम है पुरुष परीक्षा, चौथी रचना है इनकी भू परिक्रमण और 5वीं रचना है लिखनावली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद रखना है तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 2 रचनाएं याद रख सकते हैं आप। और एक महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने ज्यादातर जो लेखन किया है वो लेखन किया है श्रृंगार का और इनका श्रृंगार राधा कृष्ण के प्रेम पे आधारित है। तो ये कुछ मुख्य चीजें हुई जो वीर गाथा काल से संबंधित है। फिर हम अगले टॉपिक के साथ, अगला टॉपिक जो है वो मध्यकालीन इतिहास से होगा और हम अब आगे बढ़ जाएंगे भक्ति काल की। तो कल हम भक्ति काल के बारे में जानेंगे और उसके बाद रीतिकाल के बारे में। ये मध्यकाल में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, भक्ति काल और रीतिकाल, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तब तक इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी उसी व्हाट्सएप के चैनल पे जो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद।